बच्चों हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ रहे थे। हम लोग सेल्स इन सीरीज कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे सेल्स इन पैरेलल। इसमें पहला केस हम लोग लेंगे कि सेल्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल यानी जितने भी सेल है इन सब का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ये क्या है, सेम है। ठीक है। अब ये टॉपिक शुरू करने के पहले बेटा हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक बैटरी है, इसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। ये एक और बैटरी है जिसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। ये दोनों को हमने ऐसा कनेक्ट किए, ये कहलाता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और हमने इसको किससे ज्वाइन कर दिए, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्वाइन कर दिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। ये दोनों मिलकर करंट फ्लो करा रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आई। तो बेटा ये आई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके आई दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, I1 और I2। ठीक है। अब बेटा ये I1 और I2 दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, क्यों सेम रहेंगे, सिमेट्री के कारण। देखो ना बेटा I1 जिस रास्ते से जा रहा उस रास्ते में एक इंटरनल रेजिस्टेंस आता R और बैटरी आती जिसका ईएमएफ है E। ठीक है। और I1 देखो कहाँ से कहाँ जा रहा, R से होते हुए बैटरी के नेगेटिव से होते हुए कहाँ पे जा रहा, पॉजिटिव पे। ठीक उसी तरीके से देखो जो I2 है ये भी R से पास हो रहा और बैटरी के नेगेटिव से कहाँ पे जा रहा, पॉजिटिव टर्मिनल पे। और उस बैटरी का भी ईएमएफ क्या है, ई है। बिल्कुल वैसे सिचुएशन है जैसा I1 के लिए है। इसके लिए बेटा सिमेट्री के कारण I1 और I2 दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। ठीक है। देखो ना यहाँ तक I आया, फिर I के दो हिस्से हो गए I1 और I2। तो हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल I1 प्लस I2। अब बेटा I1 की जगह I2 लिख लो, तो ये हो जाएगा I2 2I2 इक्वल I। तो I2 हो जाएगा I अपॉन 2। यानी बेटा हमारा बोलने का मतलब है कि अगर दो सेल है, दोनों सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा I। कितना करंट फ्लो हो रहा I। तो इन दोनों से कितना करंट फ्लो होगा, I/2। अगर तीन आइडेंटिकल सेल है, अगर तीन आइडेंटिकल सेल है ऐसे, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। अब तीनों सेल आइडेंटिकल है बेटा, ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आई करंट फ्लो करा रहे। तो बेटा इन सब से देखो यहाँ दो आइडेंटिकल सेल थे तो करंट कितना हो गया था, जो एक्सटर्नल से फ्लो हो रहा था उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया था, 2 से। तो यहाँ जो एक्सटर्नल से फ्लो हो रहा उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। समझ में आ रहा, यानी अगर चार आइडेंटिकल सेल है और एक्सटर्नल से आई करंट फ्लो हो रहा तो फिर बेटा हर एक से कितना फ्लो होगा, I/4। ठीक, याद रखो बेटा कंसेप्ट। अब देखो बेटा हमने यहाँ पे सेल्स लिए, सारे सेल्स आइडेंटिकल है, सबका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ऐसे बेटा हमने कितने सेल्स लिए,
n सेल्स लिए, इन सारे सेल्स को, सारे सेल की पॉजिटिव टर्मिनल को हमने क्या करें, एक वायर से जोड़ लिया, और सबकी नेगेटिव टर्मिनल को एक वायर से जोड़ लिया। और बेटा ये जो कॉमन पॉइंट था इनका, इसको किससे ज्वाइंट करें हमने, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ऐसा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब सपोज ये सब मिलकर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करा रहे, आई करंट फ्लो करा रहे। अब देखो बेटा, अगर दो आइडेंटिकल सेल थे तो हर एक से कितना जाता था, जितना एक्सटर्नल से जाता था उसको 2 से डिवाइड करते थे। अगर 3 सेल आइडेंटिकल थे, पैरेलल में लगे थे, तो हर एक से कितना जाता था, जितना एक्सटर्नल से जाता था उसको 3 से डिवाइड करते थे। तो यहाँ कितने सेल है, n सेल है, तो भाई फिर हर एक को किससे डिवाइड करेंगे, n से, i बाय n, i बाय n। क्या क्लियर है? अब बेटा ये दो पॉइंट है, A और B। अब बेटा A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो इन सभी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, V ही रहेगा, क्योंकि सब काय में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो मैं क्या करता, इन सारी बैटरी को, A और B के बीच में जितनी बैटरी लगी है, इन सारी बैटरी को हटाता, एक अकेली बैटरी लगाता, एक अकेली बैटरी लगाया, जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से उतना ही करंट फ्लो कराएंगी जितने सब मिलके कराते थे। तो सब मिलके कितना करंट फ्लो कराते थे, आई, तो ये भी कितना करंट फ्लो कराएगा, आई। ठीक है, इन सबके कारण ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वी। तो अभी भी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, वी। अभी अगर बेटा दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R/2। अगर दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट क्या आता था, R/2। अगर तीन इक्विवेलेंट पैरेलल में होते तो, अगर तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो उनका इक्विवेलेंट कितना आता था, R/3। वैसे अगर चार आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो उनका इक्विवेलेंट आता था R/4। तो n सेल्स है, यानी बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितने रहेंगे, n रहेंगे, और ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आइडेंटिकल है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/n। ठीक है, और ईएमएफ कितना आएगा, तो बेटा ईएमएफ तो ईच आएगा। अगर नहीं समझते तो देखो, इसके अक्रॉस बेटा इक्वेशन लगाओ, इस सेल के अक्रॉस, तो बेटा V क्या होता, V होता E माइनस I, इसमें बहने वाला करंट कितना है, I/n, और रेजिस्टेंस कितना है, R। तो मैं इसको लिख लेता हूँ V इक्वल E माइनस I/R/n। ठीक है, अब यहाँ पे भी तो बेटा A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो मैं V को यहाँ से भी लिख सकता। तो यहाँ पे जो हमने सेल लगाया, हम बोल रहे हैं इसका ईएमएफ है E डैश। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा V इक्वल E डैश माइनस करंट कितना है, I, रेजिस्टेंस कितना है, R/n। तो V हो जाएगा E डैश माइनस I/R/n। ठीक है, तो देखो बेटा कंपैरिजन करो, E किसके बराबर आ गया, E डैश के, E इज इक्वल टू E डैश। ठीक है बेटा, अब यहां से बेटा मैं करंट लिख सकता, करंट क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ कितना है बेटा, E है, और नेट रेजिस्टेंस कैसे आएगा, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इनको क्या करो, ऐड करो। ठीक है बेटा,
देखो बेटा, सिंगल सेल की कहानी क्या थी? तो सिंगल सेल के अंदर हम लोग एक सेल लेते थे जिसका ईएमएफ था ई, इंटरनल रेजिस्टेंस था आर, और हम इसको ज्वाइन करते थे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। तो यहाँ करंट फ्लो होता था आई, तो आई हो जाता था ई अपॉन आर प्लस आर। और जब हम लोग बोलते थे कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो फिर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करते थे, निग्लेक्ट, और आई हो जाता था ई अपॉन कैपिटल आर। फिर हम लोग बोलते थे कि व्हेन नेट रेजिस्टेंस इज मच लार्जर एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बेटा फिर हम लोग यहाँ से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते थे और करंट हो जाता था ई अपॉन स्मॉल आर। बेटा जब हमने एन सेल्स को पैरेलल में ज्वाइन किए तो हमारा करंट आया ई अपॉन आर प्लस आर बाय एन। और यही से पहले केस लेते हैं हम लोग। पहला केस क्या है कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी इसको निग्लेक्ट कर दो बेटा, इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा ई अपॉन आर। ये तो वही करंट है जो किसके कारण आ रहा था, सिंगल सेल के कारण, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। सेकंड केस ये लेते हैं, when external resistance is very small as compared to internal resistance, यानी अब हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो करंट हो जाएगा ई अपॉन आर बाय एन, अपॉन का अपॉन कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। तो देखो बेटा अब ये क्या आया, ये आया एन ई अपॉन आर, और ई अपॉन आर क्या था, करंट ड्यू टू सिंगल सेल, यानी एन टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूज करना चाहिए, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो भाई सेल्स मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर मैक्सिमम करंट, when external resistance is very small as compared to net internal resistance। ठीक है। सेकंड केस, जब हमारे सेल्स का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। जैसे ये एक सेल है, इसका ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ये दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। इनको हमने पैरेलल में ज्वाइन करे और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है कैपिटल आर। ठीक है, ये पॉइंट है ए और बी। अगेन बेटा ए और बी दोनों बैटरी से कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेंगी, सेम। तो हम लोग बोलते हैं V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी।
यानी इसके भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेंगी V और इसके भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेंगी V। इस बैटरी से करंट निकला I1, इस बैटरी से करंट निकला I2 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट गया I। तो हम ये बात तो बोल सकते हैं कि I इक्वल I1 प्लस I2। या तो फिर तुम ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ तक करंट कितना आया I और यहाँ पे आके दो रास्तों में डिवाइड हो गया वो I1 और I2। कैसे भी समझो भाई, कोई परेशानी नहीं। अब बेटा मैं क्या कर रहा, ये दोनों बैटरी को हटा रहा, ए और बी के बीच में से ये दोनों बैटरी को हटाकर एक अकेली बैटरी लगा रहा जिसका ईएमएफ है ई डैश और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर डैश। अब तुम चाहो तो आर डैश बोल सकते हैं कि दोनों का में पैरेलल में। तुम चाहो तो यहाँ पहले से बता सकते हैं कि आर डैश क्या हो जाएगा। आर डैश अगर दो पैरेलल में है तो उनके इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ऊपर दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई और नीचे दोनों क्या करो प्लस करो। हम लोग जानते कि ये आंसर है, डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा मान के चले कि हमको पता नहीं है, हमने क्या बोल दिया उसको आर डैश बोल दिया। ठीक है, या चलो आर ले लेते सिर्फ आर डैश ने, क्योंकि डैश कभी कभी इंसान भूल जाता है, तो आर ले लेते हैं। और बेटा ए और बी किससे कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो बेटा इक्विवेलेंट का मतलब ये दोनों मिलकर इक्विवेलेंट से कितना करंट फ्लो करा रहे थे आई, तो ये अकेला कितना फ्लो कराएगा आई। ठीक है, और पैरेलल में है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस E1 के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस E2 के अक्रॉस होना और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस उनके इक्विवेलेंट के भी अक्रॉस होना। ठीक है, अब देखो V इक्वल E माइनस आई आर। तो पहली बैटरी के लिए देखो ईएमएफ कितना है, E1 है, करंट कितना है I1 है, रेजिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पे 1 1 पुटअप कर दो। दूसरी बैटरी के लिए ईएमएफ कितना है, E2 है, करंट I2 है, रेजिस्टेंस R2 है, E2 माइनस I2 R2। ठीक है, इस बैटरी के लिए ईएमएफ कितना है, E है, करंट कितना है I है और रेजिस्टेंस कितना है R है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ से हम लोग I1 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो ये माइनस का टर्म है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस I1 R1 प्लस V है, यहाँ पे आएगा तो माइनस V, तो I1 हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R। तो देखो I इक्वल I1 कितना आया E1 माइनस V अपॉन R1। इसी तरीके से बेटा I2 आ जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। तो I हो जाएगा E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 और ये हो जाएगा E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अब देखो बेटा हम इसको थर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो देखो थर्ड इक्वेशन में V का टर्म एक तरफ है तो V वाले टर्म को एक तरफ लेके चल जाओ, ये दोनों माइनस है, यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस। E वाले टर्म को साथ में लिख लो, ये E वाले टर्म साथ में, ये प्लस आए यहाँ पे आएगा तो माइनस आए। LHS में से V कॉमन निकाल लो, 1 अपॉन R1
प्लस 1 अपॉन R2, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I। यहाँ पे V का टर्म क्या है, अकेला है, तो इसको भी हमको V के टर्म को क्या करना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट 1 करना चाहिए। तो देखो यहाँ V का कोएफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो हम पूरे इक्वेशन को क्या करते हैं, हम पूरे इक्वेशन को 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखो बेटा, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करो, इनको कंपेयर करो तो देखो बेटा, V V E, यानी ये टर्म बेटा तुम्हारा क्या हो गया, E हो गया, यानी ये आ गया तुम्हारा इक्विवेलेंट EMF। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, माइनस माइनस I के टर्म को छोड़ दो, जो बचा है वो क्या है, R है। तो देखो I के टर्म को छोड़ दो, क्या बचता, तो यहाँ बचता 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तुम चाहे तो सिंप्लीफाई कर लो, R1 और R2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, R1 R2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे R2 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे R1 से, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। इन मेरे हिसाब से बेटा ये फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा है, याद रखना। ठीक है, अब अगर बेटा ऐसे 3 सेल रहते तो क्या होता था, 3 सेल ऐसे, EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, E3 इंटरनल रेजिस्टेंस R3। इनको पैरेलल में जोड़ते तो बेटा E इक्विवेलेंट कैसा आता था, वो रहता था E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 E3 अपॉन R3। ठीक है, और नीचे आता था 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और R इक्विवेलेंट क्या था, तो बेटा R इक्विवेलेंट आता था 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है बेटा, नोट कर लो।